आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और इसी को हम लोग और करके कहते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। ठीक है, डेटिव बॉन्ड। चलिए, हाँ, तब है कि इसका अगर डेफिनेशन देखें तो ये स्पेशल टाइप का एक बॉन्ड है जिसमें एक ही एलिमेंट जो है ना क्या करता है, डोनेट करता है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आइटम है ना सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं और इसका एग्जांपल जब हम देंगे तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो वर्क कैसे करता है या क्या इसका कैसे इसको हम लोग समझें। ठीक है, तो लिखेंगे दिस इज स्पेशल, क्या है आपका स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है जहां पे वेयर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करते हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, और नहीं तो कहीं भी आप जो है ना ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखिए अपने कॉपी में ऊपर में, और उसको यहाँ पे इसे कर दीजिए ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। मान लेते हैं आप पढ़ते पढ़ते ये भूल गए कि यहाँ पे क्या है, तो आप कॉपी के ऊपर में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, तो समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसा 2-3 बार करेंगे, 2-3 पेज पे ऐसे अगर लिख दिए ऊपर में तो आप ऑलरेडी देखिए, कोई भी अगर शॉर्टकट आप यूज कर रहे हैं जिसका बाद में आपको डर है कि आप भूल जाएंगे, तो आप उसको उसी पेज पे ऊपर में है ना लिख दीजिए या साइड में कहीं लिख दीजिए ताकि पढ़ते समय आपको दिक्कत नहीं हो। लिखा है वेयर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्पेसिस। वन स्पेसिस ओनली। ठीक है, बट मतलब दे तो रहा है एक ही एलिमेंट, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो शेयरिंग जो है वो दोनों एलिमेंट्स अपना क्या है ना वो बराबर उस पर अधिकार बनाए हुए हैं। ठीक है, समझिएगा। समझने के लिए क्या है कि ये है क्या एक्चुअली में आपको समझ लेना है कि जैसे मान लेते हैं आप किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए, आपका कोई एग्जाम है, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप अपने शहर से बाहर गए हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो होटल में रह लें या तो फिर रिलेटिव्स के यहाँ चले जाएं। चलिए, आपको रिलेटिव्स जो है ना फ़ोन किए, हाँ आ जाइए भाई। रिलेटिव्स के घर में क्या है, मान लेते हैं 3 कमरा है, सपोज मान लीजिए 3 कमरा है, उसमें से 2 में वो ऑलरेडी रह रहे हैं, 2 में क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी रह रहे हैं, एक उनका बचा हुआ है। क्या है, एक उनका बचा हुआ है, एक उनका बचा हुआ है। अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ठीक है आप आ जाओ और यहाँ पे आके आप अपना रह लो। आप आए और यहाँ पे स्टे किए, आप आए यहाँ पे स्टे किए। अब ये बताइए, क्या ये स्टे आपका परमानेंट है? नहीं, तो मतलब ये परमानेंट भी नहीं है, ये बॉन्ड जो है ना वो परमानेंट नहीं है। प्लस यहाँ जो आप स्टे किए एक दिन के लिए, तो क्या ये पूरा घर आपका हो गया? नहीं, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या वो परमानेंटली दे देगा? नहीं, तब क्या है, टेम्पोररी। अब देखिए, अब है कि दूसरा कंडीशन कि जब आप दूसरी बार उसी टाउन में जा रहे हैं, उसी रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, सपोज मान के चलिए आपका अच्छा बिहेवियर है, वो फिर से आप उनके यहाँ फ़ोन किए हैं, लेकिन उनके यहाँ ऑलरेडी पहले से गेस्ट आए हुए हैं, आए हुए हैं, तब क्या वो आपको बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। क्या है, वो आपको नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बुलाएंगे तो उनका स्टेबिलिटी खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर तभी देना है, कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तभी देता है जब उसका खुद का अपना स्टेबिलिटी अचीव हो जाए, मतलब वो ऑलरेडी अपना क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी फुलफिल कर रहा हो, तभी ये हम इलेक्ट्रॉन उनके घर में जाके रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ ऑलरेडी भीड़ लगा हुआ है और हमको वो बुला लिए, अब खुद ही चल गए होटल में रहने के लिए। ऐसा कभी सुने हैं? नहीं ना, मतलब वो रहेंगे उनके यहाँ, अगर घर खाली रहेगा तभी आपको वो बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। मतलब कोई एलिमेंट है अपना पहले वो बॉन्ड बना ले, बॉन्ड बनाने के बाद अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन बच गया है, जिसको कि हम लोग लोन पेयर कहते हैं, तभी वो दूसरे को दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। समझ में आया? ऑलमोस्ट यही आपका थ्योरी है यहाँ पे। अब समझेंगे, अब आपको ध्यान रहेगा सारा चीज। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं द एलिमेंट विच कंट्रीब्यूटेड, मतलब डोनेटेड
कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहिए क्योंकि हमेशा पेयर में देता है, पेयर, ठीक है, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, डोनर कहलाएगा, इज कॉल्ड डोनर, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं अब, सॉरी, ठीक है, डोनर कहलाएगा। या उसी को हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, लुईस बेस कहेंगे, ठीक है, लुईस बेस कहेंगे। तब है एंड, जो एक्सेप्ट किया, एंड अदर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। तो इसका कुछ है नहीं, अपना जो दे रहा है वही इंपॉर्टेंट है आपका डोनर, और इसको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। ऑलरेडी हम लोग जहां एसिड बेस को डिस्कस किए हैं जिस वीडियो में, ऑलरेडी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि लुईस बेस किसे कहते हैं, लुईस एसिड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तब अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अमोनिया है आपका, ये अमोनिया है आपका, और इसका ऑलरेडी एक बॉन्ड, एक लोन पेयर आपका बचा रहता है, एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन, और तब है इनका BF3, ठीक है। अब इनके ये भी एक ऑलरेडी कंपाउंड है, आपको पता है, मतलब मॉलिक्यूल है, और ये भी आपका एक मॉलिक्यूल है, ये लुईस एसिड कहते हैं, इसको लुईस बेस कहते हैं। आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इस बॉन्ड से हम लोग को पता चलेगा कि कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है। अब देखिए, इसके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तब क्या होगा, जब इनके बीच में जब बॉन्डिंग बनेगा तब कैसा बनेगा, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जो है ना, ये जब बॉन्ड बना तो ये इस तरह से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये आपका एफ और ये एफ। अब देखिए, ये जो लोन पेयर था इसका, ये जो लोन पेयर था वो इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसको ट्रांसफर किया और तब इसके बीच में बॉन्ड बना। अब ट्रांसफर ये किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसका मतलब इस पे इसका अधिकार नहीं है। मतलब आप जिस भी अपने रिलेटिव्स के घर में रहने लगे थे, वो आपको रूम दिए, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको रूम दिए तो वो अपना अधिकार खो दिए, अभी भी मकान उन्हीं का कहला रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी इसका ही कहलाएगा। लेकिन चूंकि आप रह रहे थे तो आप भी वहां के मेंबर हैं, तो यही बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पे जो डोनेट किया है वो है इसी का, लेकिन कहलाएगा बॉन्डिंग में इसका। यहाँ पे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, तब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8 इसका ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। अगर यहाँ पे ऐसा करके लिख दें तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। और अब कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं जिसमें कि आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं इन सारे बॉन्ड्स को बनाने का, कि कैसे बनेगा। और एक बार आप बनाना अगर समझ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एकदम सिंपल दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये समझेंगे, घर में खुद से बनाएंगे, N2O3 N2O4, ये इन सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आप कह सकते हैं H2O2, आप कह सकते हैं HNO3, ठीक है, NO3 माइनस, इस सब के अंदर आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। आपको इसका फिगर बनाना है। अगर आपको इसका फिगर बनाने ना आए, आपको दिक्कत हो, आप मैसेज कीजिए, हम ऑलमोस्ट आपको बना के सेंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं H2SO4 है, बचपन से देखते आ रहे हैं H2SO4 को। अगर इसका हमको ड्राइंग ये स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये आप कर दीजिए S आपका, तभी क्या है, हम लोग बचपन में ये ऐसे बनाते हैं, बचपन से आप बनाते आ रहे होंगे ऐसे, डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे OH और यहाँ पे O और ये H। तो यहाँ पे कहेंगे सर तो यहाँ पे तो एरो वाली तो कोई बात है नहीं, तो किसको कहेंगे आपका कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड बनाया है ना, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली में इसको ऐसे लिखना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ऐसे करके आप
हम लोग जो बचपन में बनाते हैं क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये जो है आपका वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आप इसको ऐसे भी दिखला सकते हैं जो बचपन से आप लोग दिखलाते आ रहे हैं वहां से, और आप इसको ऐसे करके कोऑर्डिनेट करके एरो करके भी दिखला सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तब है आपका H3PO4। इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ पे H और यहाँ पे ये और यहाँ पे ये ऐसे करते हैं। तो ये जो है ना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और आपको इसको इस तरह से दिखला सकते हैं। हम लोग करते आ रहे हैं, किस तरह से करते आ रहे हैं, ऐसे करते हैं, डबल बॉन्ड कर देते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप बॉन्ड बनाएं और जानें कि कहाँ हमारा मतलब जो लोन पेयर बचता है। देखिए सिंपल जनरल वैलेंसी के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचा पेयर में उसको कहते हैं लोन पेयर, और उसी लोन पेयर को जो है ना हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में क्या करते हैं, शो करते हैं उनके बॉन्ड्स में। समझ में आ रहा है। आपका H4P2O7 में भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आपका H3PO3 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आपका Al2Cl6 में भी, ये AlCl3 है वही Al2,6 एनहाइड्रस के फॉर्म में ये ऑलरेडी रहता है। ऑर्गेनिक में आपको बहुत मिलेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको मिलेगा। और तब है आपका O3 और SO2Cl2। ऑलरेडी हम बहुत सारे लगभग यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स लिख दे रहे हैं, इनमें से सबका आप प्रैक्टिस करें। अगर इसके स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत हो, इन सारे के स्ट्रक्चर में अगर दिक्कत हो, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख जाएगा, आपको इनके सारे स्ट्रक्चर में दिक्कत हो आप बोलेंगे, हम फिर से आपको वीडियो बनाएंगे, स्पेशल वीडियो जिसमें कि आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। HClO4 आप कह सकते हैं HClO3, ऑलमोस्ट बहुत सारे जो आप देख चुके हैं। यहाँ पे NC कर दीजिए, आइसोसाइनाइड होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तब है N2H5 प्लस चार्ज होता है इस पर, ठीक है। ऑलमोस्ट ETC कर दीजिए ना, ETC यहाँ से ज़्यादा कितना हम दिखलाएं, लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तब अगर बात करते हैं हम लोग इस बॉन्ड के प्रॉपर्टी की, कि इस बॉन्ड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इस बॉन्ड के कारण हमारा प्रॉपर्टी चेंज करता है। बस इस बॉन्ड को समझना है। तो वही जो एग्जांपल आपको दिए हैं कि आप किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए 1 दिन 2 दिन के लिए रुकने के लिए, तो आपको रुके तो आपको क्या हुआ, आपको स्टेबिलिटी मिला, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी मिला मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका घर जो है ना वो आपके नाम हो गया, ठीक है। तो उस एग्जांपल को याद रखेंगे ना तो ऑलमोस्ट आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, हाइयर होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर देन प्योर कोवेलेंट, ठीक है। क्या होता है, हाइयर देन प्योर कोवेलेंट आपका दिखाई दे रहा है, एंड लोअर देन प्योर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, या कह सकते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। मतलब कोवेलेंट से तो ज्यादा होगा लेकिन आयोनिक से क्या होगा, कम होगा। तब नेक्स्ट लाइन में लोग कह सकते हैं कि these are sparingly soluble। sparingly मतलब होता है ना partially soluble in polar solvent, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट लाइक आपका क्या है, पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, ठीक है, लाइक H2, यहाँ पे आप ब्रैकेट में दे सकते हैं। बट readily soluble in non polar solvent,
ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इसका प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझने के लिए आपको कहीं पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो यहाँ से आप इसको बतला सकते हैं। ठीक है, चलिए, तब है आपका कोवेलेंट जो कंपाउंड्स है उसी के जैसा ये क्या होता है, ये भी बैड कंडक्टर होता है। तो आप कह सकते हैं लाइक कोवेलेंट कंपाउंड, these are bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब ये अपने थ्रू क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करने का पास नहीं करवाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्यूज फॉर्म में हो, मतलब सॉलिड के फॉर्म में हो, तब तो ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड भी देख रहे थे कि हमारा वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। अगर ये लिक्विड के फॉर्म में भी है तो भी नहीं, फ्यूज फॉर्म में है तो भी नहीं, किसी भी स्थिति में ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि है तो ये आखिर लास्ट में ये कौन से कंपाउंड, दो कोवेलेंट कंपाउंड के मिलने से ही बना है ना। दो सिर्फ लोन पेयर का वो क्या है, डोनेशन है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तब ना वो कंडक्टिविटी शो करता। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। बॉन्ड जो इसका है वो क्या होता है, रिजिड एंड डायरेक्शनल। होता है, हम लोग ऑलरेडी डायरेक्शनल ऐसे एरो से आपको करके दिखाते हैं कि इस डायरेक्शन में आपका यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ये जा रहा है। 10 कोऑर्डिनेट कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, जिसका भी डायरेक्शनल होगा वो क्या करेगा, आइसोमेरिज्म शो करेगा। 10 कोऑर्डिनेट कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म आपका शो करेगा। चलिए, तब है लास्ट पॉइंट यहाँ पे, ऑलमोस्ट लगभग हम लोग कर चुके हैं, कुछ पॉइंट्स और बचा रहेगा तो आप बुक पढ़ेंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं उनका हाई डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होता है। कंपाउंड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक, इसको पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ऑलरेडी हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को फेजांस रूल में डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट आपका किसके बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। जहाँ भी आप बॉन्ड में एरो देखें, कोई भी कंपाउंड में आप इस तरह से एरो देखें, मतलब समझ लीजिए कि वो क्या है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसे ओजोन की बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लास्ट में देख लीजिए कि यहाँ पे ओजोन के साथ हमारा क्या है, इस तरह से हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और इसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इनका बॉन्ड तो फुल हो गया, लेकिन एक और ऑक्सीजन है। अब क्या करना है इसके, अब एक ऑक्सीजन 3 तो वैलेंसी शो कर नहीं सकता है, ऑक्सीजन जो है 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होगा, 2 ही वैलेंसी होगा, ऑलरेडी इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो क्या हुआ कि चूंकि एक ही बिरादरी मान के चलिए, चलो भाई चलो तुम ले लो हमारा, अभी क्या है यहाँ पे ऑक्टेट, देखिए इसका भी पूरा हो जाएगा आपका, ऑक्टेट कहें तो इसका भी पूरा, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और आप देखें तो इसका भी पूरा हो जाएगा। 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 2 8, यहाँ पे 4 और 4 8, ऑलमोस्ट सबका ऑक्टेट रूल भी पूरा हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जहां भी एरो देखें आपको क्या समझना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझना है। ठीक है, तब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था हमारा, वीक बॉन्ड के कैटेगरी में था। वीक बॉन्ड में हमारा 2 बॉन्ड था, एक था हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा था आपका वंडरवाल बॉन्ड। ठीक है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बना उसको वंडरवाल बॉन्ड कहते हैं। तो उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बहुत सारा प्रॉपर्टी आपका चेंज करता है। आप पीरियोडिक टेबल आप जब इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे वहां भी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थोड़ा बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं पहला लाइन कि
हाइड्रोजन बॉन्ड इज द force of attraction between the polar molecule in which one of the atom is क्या है आपका हाइड्रोजन एटम। एक जो एटम क्या है आपका हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑफ वन मॉलिक्यूल्स एंड अनदर जो एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं और सेम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो तरह का हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो डेफिनेशन में हमारा ये दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा किसके बीच में, तो एक तो हमारा हाइड्रोजन है, जैसे मान लेते हैं HF इसके बीच में बॉन्ड है और यहाँ से फिर कहे HF एक और मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से जो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इस मॉलिक्यूल का F और इस मॉलिक्यूल का H, तो एक वो तो H ऑलरेडी H ही रहेगा और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या रहेगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया। HOH ये H2O है, यहां से भी कह दीजिए आप HO और H, ये H2O है। तो इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत, और इस हाइड्रोजन का इस के साथ ये जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से ऑलरेडी इनका बॉन्ड फुलफिल है, फिर भी इनका क्या है ना एक पार्शियल कह सकते हैं कि एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वो भी कब, जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से तब। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं आपके, बस 3 ही आते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सबसे ज्यादा है आपका फ्लोरीन, उसके बाद है ऑक्सीजन और है आपका नाइट्रोजन। इन तीनों के अलावा वो ऑलमोस्ट इसमें भी इनका सबसे ज्यादा, इसका कम, और यहाँ तक आते हैं वीक होता है, लेकिन फिर भी ये शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इनके बाद ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। समझ में आया। तब कंडीशन देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का क्या क्या कंडीशन है हमारा। कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, क्या होता है, मस्ट बी प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तो जरूरी है। तब क्या है, दूसरा क्या है, द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम कह सकते हैं मस्ट बी स्मॉल। ठीक है, क्या होगा आपका, स्मॉल होगा। समझ में आया मतलब। और इसी स्मॉल होने के कारण यहां पे हम लोग क्या लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझ लेना है यहाँ पे। तब है आपका, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल लिख ही चुके थे बहुत सारा। आप फिर से यहाँ पे FH और ये आपका FH और ये डॉटेड लाइन से ही आप दिखाएंगे यहाँ पे FH। इस तरह से आपका ये बॉन्ड भी बन सकता है, या आप HOH और यहाँ पे आप कह सकते हैं इस तरह से। अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के साथ भी जो है ना आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है दूसरे एलिमेंट्स का। समझ में आया।
एन एन कर लीजिए, मान के चलिए ये डबल एन है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत दिखिएगा आपको, जैसा कंपाउंड दिखेगा ना तो वहाँ पे आपको नजर आएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इसके बीच में। अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की कि सर ऑक्सीजन भी बना रहा है, नाइट्रोजन भी बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फ्लोरीन भी बना रहा है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो आपका कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो किसका होगा? तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऑलरेडी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है आपका? वीक बॉन्ड है। वो क्या है आपका? वीक बॉन्ड। तो आप कहेंगे कि सर तो वीक बॉन्ड है तो फिर स्ट्रेंथ कैसे हो जाएगा? भाई वीक में भी कितना वीक है, और जो वीक है मान लेते हैं 3-4 कैटेगरी है वीक, उसमें भी कोई तो मजबूत होगा, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है कि एक जगह सर बोल रहे हैं वीक बॉन्ड फिर बोल रहे हैं स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, तो जो वीक है उन्हीं में हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड अगर क्या कह सकते हैं मच वीकर देन आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इसको, यहाँ पे फिर से लिख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, लेकिन ऑलरेडी जो फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे ये जो फ्लोरीन है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा किससे? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा उससे, और मतलब और बॉन्ड है इसका यहाँ पे, और इस तरह नहीं दीजिए एरो हो जाएगा फिर ये, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है कौन? नाइट्रोजन बना रहा है। समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ अगर देखें तो फ्लोरीन की, इसलिए क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट है आपका, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी है, और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर आपका ऑक्सीजन का, और तो फिर किसका है आपका? नाइट्रोजन का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत? तब है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 टाइप का आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। टाइप्स की अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड का कि कितना टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो 2 टाइप का होता है, ठीक है। ऑलरेडी हम कॉलम बना दिए तो लग ही रहा होगा कुछ ना कुछ तो है, इसलिए कम से कम 2 है। तो पहला जो है आपका वो हम कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तब कह सकते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रा और इंटर, ये समझना है वर्ड। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में रहते हैं। इंटर का मतलब वो समझते हैं क्या ना, अंदर, अपने अंदर। इंटर का मतलब अंदर नहीं, तो इंटर का मतलब होता है बीच का, ठीक है, बीच में। मतलब अब बीच क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल के बीच होगा ना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, तो उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूल। इंट्रा मतलब होता है खुद के अंदर, मतलब खुद में कह सकते हैं, यहां पे समझ लीजिएगा, खुद में मतलब एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और उसके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कहेंगे इंट्रा कहेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको हम यहाँ पे दिखलाते हैं, छोड़ दीजिए, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। तब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी जो हम लोग ये बना रहे थे, ये क्या है आपका? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, फिर इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फिर दूसरे का हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दीजिए, ठीक है। और ये क्या बनेगा? तो ये खुद में बनेगा, खुद में जो है ना आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। तो आपका यहाँ पे क्या है? तो ये जो बेसिकली है वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसी में ये आपका बनता है। ये मान लेते हैं नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से कुछ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन इसका और इसका, तो एक ही मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? इस तरह से आप और कंपाउंड बना सकते हैं। ये बेंजीन है, ये फिनॉल है, और तब ये क्या है आपका? O और H है, ठीक है। मतलब वो क्या है? सैलिसाइल डिहाइड है, और ये नाइट्रोफिनॉल था।
आप यहाँ पे इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब जब बॉन्ड बनेगा तो फिजिकल भी चेंज, प्रॉपर्टी भी क्या करेगा, चेंज करेगा। जी हाँ, प्रॉपर्टी तो चेंज करेगा ही करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो प्रॉपर्टी है वो, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, आसानी से लिख लीजिए, खुद से भी लिख सकते हैं ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल या टू मॉलिक्यूल, और ये क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये जो मोस्ट आप कह सकते हैं, ये जो बॉन्ड है, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक स्पेसीज। ठीक है, ये ऑर्गेनिक स्पेसीज में आपका बनता है, लेकिन आपका यहां जो है ये ऑर्गेनिक स्पेसीज में बनता है मोस्टली, लेकिन ये जो है ना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में बन सकता है। समझ में आ रहा है, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में बन सकता है, ये और सिर्फ क्या बन रहा है, आपका ऑर्गेनिक में बन रहा है। तो आपको ऑर्गेनिक वाला यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऐसे है और ऐसे, इस तरह से करके आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हैं समझने के लिए। इसके बीच में जो, सॉरी, इसको ऊपर बनाइए, तो इसका जो ऑक्सीजन है वो इसके हाइड्रोजन से, और इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन से क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में होता है, और ये मोस्टली जो है वो किस में होता है, ऑर्गेनिक में ही होते हैं। ठीक है, अब अगर इफेक्ट्स की बात करें इनके कारण जो है ना कुछ प्रॉपर्टी आपका चेंज हो जाता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें आपका, फिजिकल स्टेट का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल है हमारा पहला कि एच एफ जो है, एच एफ जो कंपाउंड है वो किस में होता है, एड लिक्विड स्टेट में ये पाया जाता है। और वहीं पे आपका जो इसी ग्रुप का वाइल HCl जो है वो क्या है, इज गैस है। क्यों? क्योंकि ये HCl जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या है, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका क्या हो रहा है, आप एक कह सकते हैं एक चेन बनता है इनका, ये इस तरह से आप ऐसे करके समझा सकते हैं। बहुत सारा आप यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, एक चेन बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसके बीच में कोई बनेगा नहीं। ठीक है, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाइड्रोजन वाटर जो है वो तीनों स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कैसे? तो देखेंगे, ये वाटर की बात करें, अगर वाटर मॉलिक्यूल अकेला है, सिंगल है, तब ये क्या है, बोलिए, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो गैस के फॉर्म में है। ठीक है, इच मॉलिक्यूल ऑफ H2O किस में होता है, गैस में। लेकिन जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी आपका टाइप है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तब कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है उस पे डिपेंड करता है। अगर इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दें, यहाँ पे एक दूसरा आप, तो इसका आप 3-4 यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का यहाँ इसके साथ, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तब है इस हाइड्रोजन इसका इसके साथ, इसका आपका इसके साथ, इस तरह से अगर आपको कुछ लश्चर से आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एक जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। किस में रहेगा आपका, लिक्विड स्टेट में रहेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत?
तब है कि अगर इस तरह से बॉन्ड बनाए, कैसा, तो ध्यान दीजिएगा, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बनाने का, और आप ध्यान दे सकते हैं इस तरह से अगर बॉन्ड बने, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए दिखाई तो दे रहा है, तब इसका जो है यहाँ पे बनेगा आपका जो, ठीक है, और इस हाइड्रोजन का इस तरह से जब अगर स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये जो है ना, ये क्या रहेगा आपका सॉलिड, और जो सॉलिड मतलब आइस, क्या रहेगा आइस, ठीक है, ये लिक्विडेशन हो गया मतलब वाटर हो गया, ये आइस हो गया। और यही जो ये इम्प्टी स्पेस है ना, स्पेस है जहां क्या होता है, एयर ट्रैप होता है, ठीक है, एयर क्या होता है, ट्रैप होता है। और यही एयर ट्रैप होने के कारण मतलब जब आइस बना तो एयर क्या हो गया, ट्रैप हो गया उसके अंदर, और एयर ट्रैप हो गया तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है, क्या करता है आपका, फ्लोट करता है। इसलिए आइस मतलब वाटर ही है जो सॉलिड बनने के बाद वो वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसके बीच में क्या आता है, एयर जो हवा है ना वो ट्रैप हो जाता है, वो मतलब क्या होता है, घिर जाता है, वो निकल नहीं पाता है, एस्केप नहीं कर पाता है। इसलिए जब आप बर्फ को जब ऐसे हवा में रख देंगे ना तो देखेंगे उसमें बहुत सारे जो है ना आपको होल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे जो है ना होल्स नजर आते हैं, तो वो उसी कारण होता है क्योंकि एयर उसका है ना ट्रैप हो जाता है, और जिसके कारण वो हल्का होता है। समझ में आया? तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है आपका, कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे H2O है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सी है। क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सी। ये किसके कारण है, तो कह सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका है, ठीक है। क्यों? अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो एक तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना ना, चलिए वीक ही है लेकिन एक्स्ट्रा तो बॉन्ड बना। जैसे मान के चल सकते हैं ये धागा है, ये धागा बहुत वीक धागा है, अगर एक एक करके तोड़ेंगे तो आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन ये अगर बहुत सारा हो गया तो फिर हम तो तोड़ पाएंगे क्या, नहीं, कहीं ना कहीं तो मजबूत हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना वो ऑलरेडी हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ आपका, लेकिन ऑलरेडी 2 बॉन्ड जहां तोड़ना था, अब अगर इस मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो वहां कितना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, 4 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो एनर्जी क्या है, ज्यादा लगेगा। एनर्जी ज्यादा लगेगा तो आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट बॉन्ड, ठीक है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट बॉन्ड, जिसके कारण आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, इंक्रीजेस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर कंपेयर करने की बात करें, देखिए अगर कंपैरिजन की हम लोग बात करते हैं ना तो ये HO और H है, और कंपेयर करते हैं RO और R में, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आप कह सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ, हाई आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन इसका क्या रहता है, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा लेकिन ये नहीं करेगा। अब कह सकते हो ये क्यों नहीं करेगा, ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, लेकिन ये R अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, अगर आप ऑर्गेनिक में आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे तो ये आपका जो है क्या है, प्लस आई ग्रुप है, और ये भी आपका प्लस आई ग्रुप है। चलिए आगे की बात है, 11th में आप इतना तो नहीं जान पाएंगे। प्लस आई ग्रुप है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये फर्दर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, स्टेबिलिटी ऐसा ही मिल गया, तो ये फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो इसका क्यों हो जाएगा, नॉट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि वाई इतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज हाइयर देन ईथर, तो आप लिख सकते हैं ईथर नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और H2O को तो क्या करता है, फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, H2O का वो पानी में क्यों फ्लोट करता है। यहाँ से भी जान सकते हैं क्योंकि उसमें एयर ट्रैप होता है। एयर ट्रैप होने के कारण क्या होता है, उसका जो डेंसिटी है वो क्या करता है आपका, कह सकते हैं कि डिक्रीज कर जाता है। डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज। देखिए वाटर जो है
वो सॉलिड के फॉर्म में जब रहेगा तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीजेस। ये डेंसिटी लिख दीजिए, डी फॉर डिक्रीज कर देंगे। डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। समझ में आया क्यों, क्योंकि एयर ट्रैप हो जाता है। तो मास आपका क्या रहता है, उतना ही कम रहता है और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका ये होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, आप तब तक इस चीज़ को पढ़ें, फिर से पढ़ें, बुक से पढ़ें, एनसीईआरटी फॉलो करें, और इसके बाद अगर कुछ बच जाए समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट करें, उस पर विचार किया जाएगा।